नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण वाहिनी पर स्वागत है आप लोगों का। इस टाइम हम बस में मौजूद है, लेकिन ये बस किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, आइए यहाँ पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। ये बस किस जगह जा रही है, कहाँ पर जा रही है और किस कार्य के लिए जा रही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामवीर पारा। सर, ये बस किस जगह जा रही है इस वक्त, जो आप बस को लेके जा रहे हैं, किस जगह? ये बस जो अमरावती एक्सप्रेस वे है, चुनाव का पहला तोहफा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दे रहे हैं देशवासियों को, चुनाव का पहला तोहफा अमरावती जो हाई एक्सप्रेस वे है उसका सौंदर्यीकरण करा है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, तो उसके उद्घाटन में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके संबोधन में हम सब उनके स्वागत के लिए हम सब जा रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी दिल्ली से बसें लगी हुई है, सभी कार्यकर्ताओं को पूरा उल्लास है और पूरे जोश में कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं वहाँ उनके स्वागत के लिए। आगे बाबा जी, पहले आप केवल नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम रामवीर पारासर है। मैं किसान मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष हूँ और जौहरीपुर मंडल का मंडल प्रभारी। अच्छा बाबा जी, एक बात और जानना चाहेंगे, कहते हैं नरेंद्र मोदी कुछ कार्य नहीं करते, केवल घूमते रहते हैं, क्या बात सच है? ये तो सब जनता जानती है कितने कार्य करते हैं। आज तक इतने कार्य हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करे हैं, आज तक न कोई कर पाया और न ही शायद कोई आगे कर पाए। वो 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे काम करते हैं और लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घूमना में कोई आसान नहीं है। यदि किसी को कह दिया जाए कि आप जो है ना 6.6 मिनट करने हैं दिन में, शायद कोई जा नहीं पाएगा। क्या हो गया? हाँ, भाई से बोलना है। वो भाई से बोले जहाँ से आपने खत्म करा। बोलने का तो कोई कुछ ही बोल सकता है। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहते हैं कि घूमते रहते हैं। घूमना भी कोई आसान है क्या? पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री घूमते नहीं है, जहाँ जाते हैं वो विशेष कार्य के लिए जाते हैं। जहाँ उनका जाने का होता है वो कोई न कोई कार्य अवश्य जो है करके आते हैं, खाली घूमते नहीं है, काम करते हैं। कहते हैं कि आम जनता कहते हैं कि जो नेता होता है, नेता बस भर के लेके जाता है, जब जबरदस्ती सब जोड़ते हैं। आम जनता, कुछ नेता भी ऐसे हैं कि जबरदस्ती सब जोड़ते हैं कि यात्राओं में, रैलियों में, मतलब पैसे दे करके लेके जाते हैं। ये बात भी सच है? देखिए, भाजपा एक जो है ना राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और हिंदुत्व की पार्टी है, देश हित से जुड़ी हुई पार्टी है। ऐसा काम भाजपा कभी नहीं करती। जो बोलते हैं, जो खुद ऐसा काम करते हैं वही बोलते हैं कि ऐसा काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कर्मठ है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो है कोई किराए के लेके जाए। सब कार्यकर्ता जाते हैं। कार्यकर्ताओं में इतना उल्लास होता है, इतना जोश होता है कि वो जोश में जाते हैं। अच्छा काम हो रहा है, अपने प्रधानमंत्री से मिलना होगा, वहाँ कार्य देखने को मिलेंगे, इसलिए जनता जाती है। किराए का कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हर सिपाही कर्मठ है। जी नमस्कार भैया, नाम जानना चाहते? पंडित मनोज गौतम। सर, आप जो बस लेके जा रहे हैं, अभी किस जगह लेके जा रहे हैं और ये किसके लिए, मतलब किसके लेके जा रही है बस? ये बस माननीय प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में जा रही है और जो कि दिल्ली से लेकर के मुंबई का जो हाईवे है उसका सौंदर्यीकरण जो हुआ है उसको देखने के लिए और मोदी जी को समर्थन करने के लिए भरपूर संख्या में जनता जो है जा रही है। और पूरे देश भर में क्या पूरे विश्व भर में जय जयकार है मोदी जी की। और मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी निश्चित है, सुनिश्चित है। सर, आपसे एक अभी हाल ही में घटना हुई है दिल्ली में कि कुछ व्यक्ति जो दूसरे धर्म के थे, वो नमाज पढ़ रहे थे बीच रोड पे बैठ करके। जो ये जाके कि IS का डीसीपी तक पहुंचा, उस व्यक्ति ने, पुलिस और दिल्ली के जवान ने उसे हटाने के लिए उनसे पहले विनती करी, जब नहीं हटे तो उन्होंने बल का प्रयोग करा, लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये कैसा इंसाफ है? देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं जो है लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं को लॉ एंड ऑर्डर देखता है, हम लोग राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्मनिरपेक्ष का है, किसी का भी है, उसको कोई अधिकार नहीं है रोड को किसी को जो है जाम करने का, उसको बाधित करने का। कोई भी इस प्रकार का रोड जाम करता है या बाधित करता है तो उसको अवश्य हटाया जाएगा। वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का कार्य है, वो किस प्रकार से उसे हटाए, किस प्रकार से उसे करे, ये हमारा विषय नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का काम है
ये वो किस प्रकार से सवाल ये है, जब वो अपना जाने करा तो सस्पेंड क्यों करा गया वहाँ पे? सस्पेंड करने का कारण क्या है फिर? देखिए, सस्पेंड करने का जवाब इस चीज का चाहिए। देखिए, मुख्यतः से तो उस जवाब देने का जो है मैं अधिकारी नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सिर्फ इतना कह सकता हूँ, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कुछ दिन का उसको अवकाश दिया गया है। कोई सस्पेंड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा जब होगा तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप अपने तरीके से देखेगा। वो उनकी व्यवस्थाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से करते हैं, उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप किसी का नहीं है। कहीं ना कहीं जो वहाँ के आम नागरिक है, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उसका कॉलर तक पकड़ के उसका मारने की कोशिश करे। ये तो सरासर जो देश के जवान है, जो देश के आम इंसान है, उसमें कीचड़ उछल रहा है, कॉलर पकड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को डिफ्यूज करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का, किसी धर्मनिरपेक्ष का हो व्यक्ति, उससे कोई मतलब नहीं है। व्यवस्थाएं सबके लिए व्यवस्थित है, सबके लिए एक जैसी है, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है, चाहे मैं हूँ, चाहे राम हो, श्याम हो, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, सबके लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। उसी व्यवस्था तो क्या के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्या जिन्होंने उसका कॉलर पकड़ा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। ये चाहिए और की जाएगी ना, फर्क होता है। देखिए, ये मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोई डीसीपी नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई यहाँ का कमिश्नर नहीं हूँ। वो तो उनको सुनिश्चित करना है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा इस प्रकार का कोई भी गलत कुकृत्य किया है तो उसको उस तरीके से उसको दंडित करना वो उनका काम है। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम जी राहुल शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे, आज बीजेपी जो कार्यक्रम में बच जा रही है, समय में यही आया है? बीजेपी का कार्यक्रम नहीं होता, बीजेपी में लोगों के भले की बात की जाती है। और आज हम लोग सब मोदी जी के स्वागत के लिए टर्मिनल 3 पर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमने एक भाई से पूछा था, जो दिल्ली पुलिस के जवान को कॉलर पकड़ के, दिल्ली पुलिस का जवान नहीं, ऐसा ही मनोज कुमार तोमर जी है। अच्छा, जिन्होंने इंद्रलोक में रास्ते पे बैठते हुए नमाजियों को बोला कि इस रास्ते से एक एम्बुलेंस जाने वाली है, आप लोग वहां से हट जाइए। बड़े प्यार से समझाया गया था, पर वो लोग नहीं माने। बैठने से पहले समझाया गया था कि आप यहाँ मत बैठिए, पर वो लोग नहीं माने। लास्ट में जब वो एम्बुलेंस, जिसके अंदर एक मरीज था, क्रिटिकल कंडीशन में था, उन एम्बुलेंस को निकालने के लिए उन लोगों ने, मनोज कुमार तोमर जी ने उनको प्यार से समझाने के बाद जब वो नहीं माने, तो कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए उन लोगों को मारपीट करके जैसे भी हटाया। मगर उनका निलंबन का आदेश गलत है, ये गलत मैसेज है। कानून व्यवस्था को ठप करने के लिए, कानून को खत्म करने की व्यवस्था है ये। आज एक नमाजी उसकी पावर आप देखिए, मनोज कुमार तोमर जी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कॉलर पकड़ा जा रहा है। भरी पूरी संख्या, मतलब दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं। ये आने वाले समय पर इससे भी रौद्र और विकराल रूप लेने वाले हैं। कृपया करके मनोज तोमर जी का निलंबन रद्द किया जाए। और इस घटना पर मैं HMO गृह मंत्रालय को कड़े से कड़े शब्दों में निवेदन करता हूं कि आप जनाब संज्ञान लीजिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। वो लोग जो दिल्ली पुलिस के होते, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस के SI मनोज कुमार तोमर जी के साथ निर्दयता और मारपीट का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पहचान कर उन लोगों को वांटेड और जनाब खतरनाक धाराओं के साथ जेल भेजने का कार्य करेंगे। और हमारा पूरा हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के सभी लोग जो सनातन के लिए कार्य करते हैं, हम सभी लोग ऐसा ही मनोज तोमर जी का पूरा समर्थन करते हैं। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं और आगे भी ऐसे ही लाते बजाते रहो। इन नमाजियों का कुछ नहीं है यहाँ पे। जो जिहादी अब्दुल गंदी मानसिकता के लोग रोडों पर आकर नमाज पढ़ेंगे, हम और हमारे साथ जो भी प्रशासन के व्यक्ति होंगे आगे भी ऐसे ही लाते बजाते रहेंगे। जय श्री राम। एक बताइए, ये घटना यूपी में होती तो क्या होता? यूपी में? अरे बाबूजी कैसी बातें करते हो, उत्तर प्रदेश है वो, वहाँ पर बुलडोजर बाबा कार्यरत है। आपकी हिम्मत हो तो निकलिए रोड पे, आप इतना सा रोड़ा लाएंगे, बाबा पूरा का पूरा बुलडोजर लेकर आपके घरों की तरफ चले आएंगे। जय श्री राम। एक बात बताइए सर,
अभी सुनने में एक और घटना आई है कुछ महीने पहले की है कि बच्चों को स्कूलों में मार दिए जाते हैं जान से। कहीं ना कहीं दिल्ली पत्रकार महोदय, आप शास्त्री नगर वाली बात कर रहे हैं? बिल्कुल वो किंतन जो लड़का था जी, उसे अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर इंसाफ की बातें कहाँ कर रहे हो आप? दिल्ली के केजरीवाल जी गायब है, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर पड़ा है। आप उन स्कूलों में शिक्षा के स्तर ढूंढ रहे हो जिनके शिक्षा मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए। वो लोग खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, हम ईमानदार है। अरे जनता से पूछो आप कितने ईमानदार हैं। आप खुद अपने आप को उसकी जो ना माँ 100% प्योर का जो ठप्पा लगा रहे हो। उनकी माँ पागल हो चुकी है इस कारण से कि उनका एक मासूम सा बेटा मर चुका है, लेकिन उसकी माँ आज भी कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को नहीं दिख पा रहा है। देखिए, पता है माँ जो होती है ना, उसको तो अपने बच्चे के लिए दर्द होता ही है। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा जिसने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा था, स्कूल में अव्यवस्थाओं के कारण, स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण उस बच्चे के साथ मारपीट हुई और 11 तारीख की ये घटना थी। और 11 तारीख के बाद 20 तारीख को 9 दिन तड़प कर वो बच्चा अपनी जान खो देता है। पर वहाँ का लोकल विधायक सोमदत्त यादव, आम आदमी पार्टी, वहाँ का प्रशासन और दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के वो होनहार मंत्री जो अपने आप को ईमानदार और जो ना आम आदमी पार्टी की सरकार बताते हैं, वो पार्टी जिसने इन्हीं गरीबों के कंधों पे रखकर दिल्ली में सरकारें बनाई थी, इन्हीं गरीबों के साथ जो आज ये लोग पता है बुरा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। देश की जनता जवाब मांगती है। और केजरीवाल जी, इन गरीबों की बद्दुआएं आपको जरूर लगेगी। आप 66 में से 0 सीटों पर आओगे। सर चाहूंगा मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला नवीन सादरा किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ। सर एक बार जानना चाहूंगा, अभी हमने भाई से क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को जान से मार दिया जा रहा है, क्या आखिर कब तक चलेगा? कभी से इंसाफ मिलेगा जो स्कूल में बच्चों को? देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी जिसका नाम है इंसाफ। इंसाफ जब तक दिल्ली का शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा के मंदिर होते हैं स्कूल, और शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षार्थी की जहाँ पर हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो मार दिया जाता है, तो आप एक बार बताओ इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो शिक्षा मंत्री है हमारे दिल्ली का, मुख्यमंत्री का बिल्कुल दाया हाथ बोल सकते हैं, वो फ्री में दारू पिलाने के जुर्म में जेल के अंदर बंद है। उसको कितनी प्रयास करने के बाद उसको जमानत नहीं मिल पा रही है और उसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि दिल्ली के शिक्षा और संस्कारों को नष्ट करने के बाद उसने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसने अपनी पार्टी और अपनी खुद की जेब में भरा है। उसने दुनिया भर की प्रॉपर्टियां बनाई है और ऐसे व्यक्ति से हम मतलब उम्मीद करेंगे उसकी क्या नाम क्या बोल रहे थे अभी आप? नहीं, आपने जो सवाल पूछा था वो पूछा था न्याय का। तो न्याय एक बार बताइए, जो खुद अन्यायी व्यक्ति हो उससे आप न्याय की उम्मीद करेंगे क्या? देखिए, राजनीतिक मुद्दा अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का मंदिर है तो कहीं ना कहीं न्याय की बात होनी चाहिए। नहीं, आप जो उसकी माँ है वो कहीं ना कहीं पागल हो चुके हैं। महीना से भी ऊपर बीत चुका है धरना देते हुए भी। धरना दिल्ली पुलिस वालों ने हटा दिया गया, फिर क्या कर जाएंगे? उसकी एक छोटी सी बहन है, वो बेचारी रोती रहती है। क्या मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आप न्याय की बात कर रहे हैं, उसकी माता जी की बात कर रहे हैं। देखो, माता की जो ममता होती है ना, वो दुनिया में बिल्कुल निराली होती है और माँ की ममता जैसी ममता तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलती। उसका लाडला उससे अलग हुआ है, उससे बिछड़ा है। तो आप एक बार बताइए, वो पागल नहीं होगी तो कौन पागल होगा? हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो जेल में बंद है, क्या वो पागल होंगे? या दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिन रात भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त है, उसकी पूरी पार्टी लिप्त है, वो तुष्टीकरण की नीति पूरी दिल्ली के अंदर कर रहा है, क्या वो पागल होगा? पागल तो वही होगी जिसका बच्चा उससे मतलब बिछोड़ा हुआ है, जिसका बच्चा उससे अलग हुआ है, जिसका बच्चा नहीं रहा है। पागल तो होना स्वाभाविक है। लेकिन हम पूरे दिल्ली के लोग हम ये पूरी तरीके से कहना चाहते हैं अपने दिल्ली की जनता से कि ऐसे ढोंगी आदमी पर बिल्कुल विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इनको केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और केवल कोरी राजनीति करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उस जगह पे वहाँ के लोकल विधायक, लोकल एमएलए जो भी होते हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से कई पत्रकार, कई ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पहुंचे हैं, उन्हें देखने पहुंचे। लेकिन आखिर वहाँ के जो लोकल विधायक वगैरह, उन्हें ऐसा कैसा घमंड है कि जो वहाँ नहीं पहुंचे? देखिए, ऐसा क्या कार्य ऐसा है, मैं उस विधायक का नाम
नहीं जान पा रहा हूँ कि उसको विधायक का नाम क्या है। सोमदत्त यादव जो आम आदमी पार्टी के हैं, अभी हमारे एक साथी ने बताया है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और आम आदमी पार्टी जो इन जघन्य अपराधों के साथ खड़ी होती है, क्या वो ऐसे किसी व्यक्ति के घर जाकर के उसको सांत्वना दे सकती है? दिल्ली की जनता को उम्मीद नहीं है कि वो उसका कोई भी विधायक या वो खुद जाकर के ऐसे, हाँ अगर उसका कोई जिहादी मानसिकता का आदमी अगर इस तरीके से किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होता तो वो पूरी की पूरी पार्टी लेकर के उस आदमी के घर पहुंच जाता, लेकिन उसे पता है कि उसका वोट बैंक नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका वोट बैंक है केवल जिहादी मानसिकता, और जिहादी मानसिकता के साथ अगर कोई इस तरीके की अनहोनी घटना होती तो वो पूरी पार्टी को वहां ले जाकर के बैठ जाता, उसको न्याय दिलाने की बात करता। उसके ज्यादा ढोंगी आदमी मैं समझता हूँ पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई। जब मुआवजा ऐलान होगा फिर देखिए ऐसा है, जहाँ तक मुआवजे की बात आपने कही है, मुआवजा मिलने को उसको मिलना चाहिए, बात का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन इस केजरीवाल सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धर्म के लिए काम करती हैं, जो समाज के लिए काम करती हैं, ऐसी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा उसकी माँ की धीर बनाने के लिए और उसको मुआवजा देने के लिए। कहीं ना कहीं ये यूपी में घटना होती तो क्या होगा? अगर ये घटना यूपी में होती ना तो आप ये लगा लीजिए कि यूपी की पूरी सरकार उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती और उसको, मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर उसको न्याय मिल चुका होता, और जिन लोगों ने भी ये घिनौना कृत्य किया है उस बच्चे के साथ, उन लोगों को अब तक जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता, और उनके जो घर बने हुए हैं ना, उनके घरों को इस तरीके से बुलडोजर अब तक ढा चुका होता। ये सच्चाई है। दिल्ली में कहीं ना कहीं उन बच्चों तक को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है जिन्होंने इसे मारा था। देखिए ऐसा है, समझ नहीं ऐसा है, आइडेंटिफाई करने की जो मानसिकता है ना, वो हमारे दिल्ली के मुखिया की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई अगर किया जाएगा तो वो वही लोग निकलेंगे जिनके लिए वो तुष्टीकरण की नीति अपनाता है। दिल्ली का हमारा ढोंगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाता हूं कि वो ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों की सपोर्ट में ही हमेशा खड़ा रहते हैं, और वो जो सीधे सच्चे लोग हैं, दिल्ली के भोली भाली जनता है, ऐसे किसी आदमी का वो सपोर्ट नहीं करते। वो केवल अपनी वोट बैंक की चिंता करते हैं, वो जिहादी मानसिकता की चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में केवल केजरीवाल एक मुखौटा है, मुख्यमंत्री के नाम पे केजरीवाल एक मुखौटा है, असली तो अमानतुल्लाह खान जैसे ही दिल्ली को चला रहे हैं। सही पूछिए तो आप, क्योंकि आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से एक पॉइंट और आगे बढ़ करके बोल रहा हूँ कि 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, बिल्कुल ठीक है, और उन दंगों के अंदर अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का 100% हाथ तक कोर्ट इस बात को सर्टिफाइड कर चुका है। उसके बावजूद भी आज तक दिल्ली की जनता से इस केजरीवाल नाम के व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी है, ठीक है। तो इसलिए हम तो इस जिहादी मानसिकता से लड़ रहे हैं, और अपने जितने भी दिल्ली के लोग हैं जो सीधे सच्चे भोले भाले लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस केजरीवाल पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। लेकिन वो तो फ्री देने की बात है, इनके पास इस फ्री के अलावा, क्योंकि देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को मिलता है, ये उस पैसे को तुष्टीकरण की नीति के नाते, एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधा बांटा रेवड़ी फिर अपनों को दे। सुनिए नहीं सुनिए, मैं उन दंगों की बात दोबारा से एक बार कह देता हूँ। दंगों में एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने 2 रुपए का साइकिल का टायर खरीद के पुराना, और अपने एक कमरे में केवल और केवल आग लगा करके घुमा दिया, और कमरे में धुआं कर दिया, और ये कह दिया कि हमारे घर में भी आग लगा दी। तो आप लगा लो, उस आदमी को जिसने 2 रुपए का साइकिल का टायर खरीदा था मात्र, उस आदमी को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है केजरीवाल की सरकार ने, है। और जिन लोगों को, जिन हिंदुओं को गोलियां तक लगी हैं, चक्कों से छलनी कर दिए गए, उनके घर पर आज तक कोई 1 रुपए की हेल्प नहीं पहुंची। मैं आरोप लगा रहा हूं उसके ऊपर, ये सच्चाई है। दिल में दर्द होता है दिल्ली की जनता को जब देखते हैं इस तरीके से परेशान होते हुए। तो मैं तो इस केजरीवाल नाम के व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, छलावे से कहना चाहता हूँ कि ये ढोंग की राजनीति बंद करे। अगर दिल्ली की जनता ने इसको चुना है तो पूरे 5 साल दिल्ली की जनता की सेवा करे और सब लोगों को समान रूप से देखे। धन्यवाद। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछे जमोराल भाई का बताइए, जो भारत देश का शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं आज भी जो मुस्लिम नेता, मुस्लिम आज से पहले नेता थे, मुस्लिम राजा थे, बाबर खान, अकबर खान जैसे नेता थे, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है
कि जो हमारे वीर महाराणा प्रताप थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, अब उनके बारे में पढ़ा जाएगा, तो ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है? पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और एक जो दिल्ली में जो हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री उस टाइम जिस टाइम देश आजाद हुआ था, तो उन्होंने जिहादी मानसिकता के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाकर बिठा दिया। उन लोगों ने हमारे इतिहास को गायब करके और हमें वो इतिहास पढ़ाया गया कि अकबर कौन था, अकबर का बाप कौन था, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, हुमायूं, नादिर शाह कौन था, हुमायूं कौन था, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराणा प्रताप कौन थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पृथ्वीराज चौहान जी कौन थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। उन्होंने पढ़ाया तो क्या पढ़ाया कि अकबर महान था। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन महाराणा प्रताप को देखकर वही अकबर पेंट में मूत दिया करता था। तो ये इतिहास तो बदलना पड़ेगा। कब तक आप हमारे और हमें और हमारे बच्चों को अकबर महान पढ़ाते रहोगे? ऐसा नहीं चलेगा। बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा ना कि वही अकबर जिसको आप महान बताते हो, वो अकबर पजामे में मूत दिया करता था राणा सांगा को देखकर, महाराणा प्रताप को देखकर। तो समय बदलेगा और हम समय के साथ साथ मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मोदी जी 1991 का वर्शिप एक्ट बदलिए और गुरुकुलों में, स्कूलों में रामायण और महाभारत दोबारा पढ़ाना शुरू करिए। रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कीजिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी इस देश की जनता और मैं राहुल शर्मा इस देश के 140 करोड़ जनता के साथ आपको पूरा कहीं ना कहीं जो गुरुकुल थे वो भी तो मिटा दिए गए। पता है तो है पत्रकार महोदय कि 1991 का वर्शिप एक्ट हमें हिंदुओं को, इस देश के हिंदुओं को उनकी संस्कृति, उनके इतिहास, उनके ग्रंथों से अलग करने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री